इस वक्त बिहार की सियासत में एक ही हलचल है जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक का पारा चढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है। कल तक जो सिर्फ कयास थे, आज वो हकीकत की शक्ल लेते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और कल राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे और उसके बाद कल ही बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात होनी है और मिलकर तय करना है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार कल ही पटना लौट सकते हैं। 13 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक होनी है। बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश और 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती के दिन बिहार में नई सरकार का गठन हो जाएगा। फिर 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण संभव है और इसी के साथ ही बिहार की राजनीति में नीतीश युग का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो जाएगा। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार के प्रति बिहार की जनता का लगाव और भावुकता को देखते हुए नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी बेहद सिंपल, बेहद साधारण होगा। एनडीए खासकर बीजेपी ऐसा करके नीतीश कुमार के प्रति सम्मान भी व्यक्त कर सकती है। लेकिन बिहार की 13 करोड़ जनता फिलहाल ये जानना चाहती है कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ पत्रकारिता क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों का बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। बिहार की राजनीति के लिए आज बेहद अहम दिन है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश की ये दिल्ली यात्रा कोई सामान्य नहीं, बल्कि उनकी ये यात्रा बिहार की राजनीति के नए सफर की शुरुआत भी है। कल फाइल कर लेंगे ना, समझ गए ना, हम तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए हैं। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री होगा ये कहा जा रहा है सर। लोगों को कर देंगे। नीतीश कुमार शुक्रवार को दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। इसके साथ ही बिहार की राजनीति 20 साल बाद एक नई दिशा में घूम जाएगी। नीतीश कुमार के इसी दिल्ली दौरे में नई सरकार के गठन को लेकर भी मंथन होगा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बातचीत होगी। आपकी पसंद का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है, कौन होगा मुख्यमंत्री? आपकी पसंद क्या है? अरे भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, वही कर रहे हैं। दिल्ली में दिए अपने बयान के जरिए नीतीश कुमार ने खुद ये साफ कर दिया कि बिहार में नई सरकार का गठन बहुत जल्द होने जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि बिहार में किस दिन बनने जा रही नई सरकार और कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। तो बता दें, बिहार में नई सरकार के गठन की तारीख सामने आ गई। नीतीश कुमार के दिल्ली लौटने के बाद 13 अप्रैल को मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ेंगे। इसके अगले ही दिन यानी 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार बनेगी और इसी दिन बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। अब बात दूसरे सवाल कि ये बात करीब करीब साफ हो चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए बिहार बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली पहुंच चुके हैं। 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को दिल्ली में ही बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। ये आज जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीजें चल रही हैं, सब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो चीजें तय हो रही हैं उसके हिसाब से तय हो रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो ऐसे में सीएम की रेस में कौन कौन है। तो हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी से बिहार के सीएम की रेस में फिलहाल दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। इनके अलावे 5 और भी नेता हैं जो इस रेस में हैं, जिनमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, मंत्री रेणु देवी, संजीव चौरसिया और जनक राम का नाम भी चल रहा है। इसके अलावे पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी और बिहार सरकार की मंत्री रमा निषाद, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम भी रेस में शामिल है। अब नीतीश कुमार के बाद किसके सर पर सजता है ताज और कौन बनता है बिहार का सरताज, इसका जवाब
15 अप्रैल तक मिल जाना चाहिए। फिलहाल बिहार की राजनीति पटना से दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है और दिल्ली में हलचल तेज है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। सवाल है कि कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, और ये जो मुख्यमंत्री बनेगा क्या वो बीजेपी से बनेगा, क्या नीतीश की जाति से होगा यानी कि कुर्मी समाज से वो मुख्यमंत्री होगा, क्या ईवीसी समाज का कोई मुख्यमंत्री हो सकता है, और सवाल ये भी है कि क्या महिला भी कोई मुख्यमंत्री बन सकती है। पहली बार बिहार को पहली बार नहीं, महिला मुख्यमंत्री तो पहले भी रही हैं, तो क्या मुख्यमंत्री महिला हो सकती है इस बार। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। ऋषि मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अरुण मेहता जी ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा रमाकांत चंदन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वन बिहारी जी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, के लाल जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और दिवाकर तिवारी जी भी हमारे ब्यूरो हेड, ब्यूरो चीफ, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऋषि जी आपसे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में है, कल वो राज्यसभा में शपथ लेंगे और उसके बाद खबर है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। क्या ये बिहार की सियासत में युग परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए एक बड़े पॉलिटिकल जो शिफ्ट आपको बिहार में देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के जाने के बाद ये बड़ा एक चैलेंज है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए खासकर, कि नीतीश कुमार के कद के और जो नीतीश कुमार की इमेज रही है उसके आसपास इमेज वाले किसी नेता को बैठाया जाए, और बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को संभालना इतना आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और नीतीश कुमार का जो देखिए 2-3 दिनों से जो डेवलपमेंट है उस पर आपको गौर करने की जरूरत है। नीतीश कुमार का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने की संभावना थी, जो नहीं हो रही है। बिना मुलाकात किए नीतीश कुमार पटना आ रहे हैं। कई ऐसे दावेदार हैं जिनको बुलाया गया है, जिसमें सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, संजय जायसवाल हैं, विजय सिन्हा है। लेकिन हमारे पास तो खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनसे मुलाकात होनी है कल। खबर चर्चा ये है कि बिना मुलाकात किए संभवतः नीतीश कुमार पटना लौटने वाले हैं। इसका कल तक ये चर्चा थी। उसकी वजह मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार भी बीजेपी को फ्री हैंड देना चाहते हैं। अच्छा। बीजेपी डिसाइड करे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये चर्चा पटना के राजनीतिक गलियारों में कुछ दिनों से बनी हुई है कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार पसंद करते हैं, और जेडीयू की तरफ से एक सिग्नल मतलब बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी यदि मुख्यमंत्री होंगे तो नीतीश कुमार को ऐतराज नहीं होगा। नीतीश कुमार के पसंद बताए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी अन्य ऑप्शन पे भी चर्चा कर रही है, इसलिए संभव हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी संभव नहीं हो। जो मेरे पास खबर है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। 2-3 ऐसे नाम हैं जो आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। अब है गिरी, मुजफ्फरपुर से संबंध, उडनी के रहने वाले हैं, सन पृष्ठभूमि से हैं, उनका नाम बहुत तेजी से उभर के आया है। एक है आपको 35 से विधायक है मुरारी पासवान। यदि दलित सीएम बनाने की बात होगी तो मुरारी पासवान हालांकि फर्स्ट टाइम विधायक है, लेकिन एक क्लीन इमेज है उनका। दूसरा आपने एक नाम सुना होगा जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान का। तो ऐसे संभावित चेहरों को लेकर मंथन चल रही है, और बीजेपी को आप जानते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि 14 तारीख को एनडीए का बैठक है, और 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। तो अंबेडकर जयंती से क्या मैसेज बीजेपी देना चाहती है, तो तमाम चीजें हैं, टाइमिंग है। राजनीति में संकेत, पॉलिटिकल मैसेज का बड़ा महत्व होता है। आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। 2-3 दिनों का पूरा ये खेल बचा हुआ है। लेकिन शुरुआत आपने धमाकेदार कर दी है इस डिबेट की, और मेरे ब्यूरो हेड जो हैं, ब्यूरो चीफ जो हैं दिवाकर तिवारी जी, वो मुस्कुरा रहे हैं। उनके पास भी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। दिवाकर जी, अभय गिरी, मुरारी पासवान, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, यानी कि इनमें से 2 दलित चेहरे, क्या दलित सीएम होगा, यह इशारा माना जाए? देखिए संतोष जी,
पूरे अगर देश भर में बीजेपी शासित राज्यों को देख लें या एनडीए की सरकारों को देख लें तो जो सबसे महत्वपूर्ण पद है यानी मुख्यमंत्री का पद है उस पर बीजेपी ने सारे प्रयोग कर लिए हैं। जातीय समीकरणों का अगर ध्यान दें, सामाजिक समीकरणों का ध्यान दें तो हो सकता है कि दलित भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। और दलित मुख्यमंत्रियों के तौर पे अगर फहरिस्त देखें तो काफी छोटी है बिहार में। पहले दलित मुख्यमंत्री के तौर पे भोला पासवान शास्त्री जी को मौका मिला, उसके बाद राम सुंदर दास जी बने और सबसे आखिर में जो है जीतन राम मांझी बने। अगर ओबीसी के तौर पे देखिए तो नीतीश कुमार बने। फिर उसके सतीश प्रसाद सिंह जो पहले पिछड़े वर्ग से आते थे उनको पहली बार सीएम की कुर्सी मिली, लेकिन 5 दिनों तक ही उनके पास रही। अगर यादव समाज से देखें तो कई मुख्यमंत्री बने, दरोगा प्रसाद राय बने, उनसे पहले बीपी मंडल बने, लालू प्रसाद बने, आप उसमें उसके बाद राबड़ी देवी को देखिए मुख्यमंत्री बनी। अगर ईबीसी देखिए तो कर्पूरी ठाकुर बने। तो कई वर्गों के लोगों को, कई जाति समूहों के लोगों को मौका मिला। तो इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता है कि बीजेपी तो अपने फैसले से चौंकाने वाली पार्टी मानी जाती है और जब बीजेपी के कोटे में मुख्यमंत्री का पद आ गया है तो सामाजिक समीकरणों को, जातीय संतुलन को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। इसीलिए आप देखिए कि कई नामों पर चर्चा हो रही है। बिहार कोर कमेटी की बैठक होगी और लंबी चौड़ी सूची है, उस पर कई चेहरों पर मंथन होगा और फिर उसके बाद जो है मतलब रेस में कौन आगे है। आप ऋषि जी ने 3 नाम दिए हैं, वो 3 नाम मुझे आप दे दीजिए जो रेस में इस समय आगे चल रहे हैं। देखिए बिहार में जो पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक की राजनीति है वो ज्यादा प्रभावी रहती है। तो मैं मानता हूं कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज से जो 2-3 नाम हैं वो ज्यादा प्रभावी रहेंगे। उसमें नित्यानंद राय हो सकते हैं, उसमें सम्राट चौधरी हो सकते हैं, उसमें संजीव चौरसिया हो सकते हैं और महिला के तौर पे अगर देखिए तो रेणु देवी हैं और रमा निषाद हैं। तो ये सारे जो नाम हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं जातीय संतुलन को साधने के लिए। और जातीय जो सामाजिक समीकरण है बिहार में, राजनीति तो इसी को केंद्र में रख के की जाती है। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी कदम जो है जल्दीबाजी नहीं उठाएगी और उसमें नीतीश कुमार की रजामंदी होनी चाहिए। आप देखिए कि जो बीजेपी कोर कमेटी, बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है तो वो अपनी जो संभावित नामों पर चर्चा होगी अपनी बैठक में, तो उस जो है सूची को वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे और केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार से राय मशविरा करके ही जो आखिरी नाम पे मुहर लगेगी वही सीएम। लेकिन ऋषि जी के पास जो जानकारी है वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात होनी थी, अरुण मेहता जी से सवाल ले रहा हूं मैं, अरुण मेहता जी, वो जो मीटिंग थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, वो दरअसल अब नहीं होने वाली है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सूत्रों के हवाले से खबर है। अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे के संकेत क्या है? देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में 3 जनसभा है, तो हो सकता है कि इसके कारण से मुलाकात ना हो, लेकिन बिहार बिल्कुल ही बाकी प्रदेशों से अलग है जहां पर्ची निकलता है, मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो जाता है। ऐसा बिहार में कतई नहीं होगा, जो समीकरण देख करके लग रहा है ऐसा, क्योंकि जो भी यहाँ बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रजामंदी से। लेकिन बाकी राज्यों में जो पर्ची लिखी गई होगी, लिखने वाला तो कोई होगा। नहीं, यही तो कह रहा हूं कि यहाँ दिवाकर जी सही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रजामंदी होनी चाहिए। दूसरा, जिस पहलू को लेकर के या जिस समीकरण को लेकर के दोनों पार्टियां एनडीए चुनाव लड़ी है, उसको भी ध्यान रखना होगा कि हमने जिस चेहरे को रखा है वो चेहरा आगे पद के हिसाब से सूट करे, जातीय समीकरण के हिसाब से सूट करे। तो वो सारे बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद ही एक नाम आएगा। और मुझे लगता है कि जिन नामों का चर्चा है अभी, जो टॉप 5-7 नाम आप जान रहे हैं, उसमें से ही कोई एक होगा। और उसमें सबसे प्रबल दावेदार जो 1 नंबर पर नाम चल रहा है, मुझे लगता है कि सारी घड़ी की सुई उसी और इशारा कर रही है, क्योंकि जो बिहार का माहौल है एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से अगर देखिए
तो लेकिन अरुण जी, अगर आप जिस नाम की ओर इशारा कर रहे हैं वो नाम मैं जहां तक समझ पाया वो सम्राट चौधरी का कह रहे हैं आप। अगर सम्राट चौधरी का नाम है तो उस पर फिर मंथन करने की, बैठक करने की जरूरत ही क्या थी? वो तो नाम है ही जिसको वो मंच पर भी आगे करके कई फोटोग्राफ इससे पहले कई फोटोग्राफ्स आपने देखा होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इससे पहले एक कार्यक्रम में पटना में एक तरफ नितिन नवीन और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी दिख रहे थे। उस फोटोग्राफ को बड़ी बखूबी से नीतीश बीच में खड़े हैं और मुस्कुराते हुए दोनों को दिखा रहे हैं। तो बहुत कुछ इन चीजों से भी साफ होता है कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि अगर जल्दीबाजी में डिसीजन लेना हो या बीजेपी को अलग होकर के डिसीजन लेना हो तो इतने दिन में नाम आ गया होता। तो ये साफ है कि नीतीश कुमार के पसंद का ही चेहरा होगा। बीजेपी भले ही तय करे, वो दोनों पार्टियां तय करेंगे बैठ करके। जब एनडीए की बैठक होगी तो उसमें लगता है कि नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा और वो 2-3 दिन का ही इंतजार है। रमाकांत जी, ज्यादातर लोगों का ये सुझाव रहा है या अपना जो तर्क है वो ये है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी का मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे। क्या ये बीजेपी की जिस तरह की रणनीति रहती है, जिस तरह की राजनीति रहती है, ये कहीं से भी आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार फाइनल करके देंगे बीजेपी का मुख्यमंत्री? बीजेपी जो कि 89 विधायक रखती है, सबसे बड़ी पार्टी है, वो इतनी कमजोर है कि अपना मुख्यमंत्री खुद तय नहीं कर पाएगी? नहीं, मुझे इसकी बहुत संभावना कम नजर आती है। क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि आप अगर नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज देखें तो अधिकांश मुख्यमंत्री के सवाल पर उनके आगे पीछे रहने वाले लोग जवाब देते हैं और वो चुप हो जाते हैं कि मैं तो छोड़ के आ गया, मैं तो ये आ गया। इसका मतलब ये है कि भाजपा कहीं न कहीं इस पकड़ को मजबूत कर ली है कि मुख्यमंत्री होगा तो मेरा होगा। और अगर हम मुख्यमंत्री जी के गलियारे की बात करें और भाजपा प्रदेश संगठन की बात करें तो उस रेस में अभी भी सम्राट चौधरी नंबर 1 पर चल रहे हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से दो थ्योरी बताना चाहता हूं कि इस थ्योरी पर जो बातचीत हो रही है, कह सकते हैं भाजपा के रणनीतिकारों की, उसमें सबसे पहला थ्योरी है वो है ईबीसी की। ईबीसी की थ्योरी इसलिए भी चल रही है कि अभी पूरे भारतवर्ष में ईबीसी का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि भाजपा जब कहीं भी सीएम बनते हैं तो वो चाहती है कि जो विपक्ष में है वो हमेशा विपक्ष में रहे और उसके लिए वो रणनीति अपनाती है। तो अगर ऐसी रणनीति अपनाएगी भाजपा बिहार को देखते हुए तो मुझे लगता है कि वो चंक है जो यादव ग्रुप का है वो उसको भी ध्यान में रखेगी, ताकि अगर यादव ग्रुप को सामने नहीं लाते हैं तो विपक्ष जो है हमेशा विपक्ष नहीं रहेगा। इसलिए ये एक चंक भी है। और ईबीसी के बारे में जो मैंने पहले भी कहा था कि खासकर कानू और तेली उनकी संख्या जो है लगभग 8 से 9% है, यानी सवर्ण के बराबर है। तो ईबीसी से भी, और ये एक नई थ्योरी, ये यादव से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है जिसकी चर्चा बहुत कम है। लेकिन आप ऐसा नाम आप दलित मुख्यमंत्री बनता नहीं देख रहे हैं? जी हाँ। जो 3 नाम ऋषि जी ने दिए, अभय गिरी जी, मुरारी पासवान और डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, जिसमें मुरारी पासवान पहली बार चुनकर आए हैं, ये जो 3 नाम, ये आपको चौंकाने वाले नाम लग रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ चर्चाओं में अचानक से नाम आए हैं, या आपने भी कहीं से सुगबुगाहट सुनी है इनमें से किसी नाम की? जी बिल्कुल। मैं दलित के नाम पर मेरा एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं बन पा रहा है कि भाजपा ने बहुत सोच समझ करके दलित राजनीति के लिए चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर अपनी निर्भरता सौंप दी है। इसलिए उन्हें लगता है कि जब ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो भाजपा दलित वोट मुख्यमंत्री बना करके वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उनको लगता है कि हमारा चंक ईबीसी है, हमारा चंक यादव ग्रुप है, या हमारा चंक जो सम्राट चौधरी के साथ में जुड़ चुका है जिसको ओबीसी कहते हैं, क्योंकि लव कुश राजनीति को भी साधना है। ये 3 थ्योरी मुझे लगता है कि सीएम इसी से होंगे। और दलित की राजनीति के लिए मैंने कहा है कि वो डिपेंडेंट है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पर, उनमें कोई परिवर्तन करने की वो उम्मीद नहीं रखते हैं। और जहां तक बसपा का सवाल है उसका यहाँ आधार बहुत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि दलित मुख्यमंत्री की दिशा में मेरी समझ है कि वो कम जाएंगे। जी केके लाल जी, दलित मुख्यमंत्री की तरफ बीजेपी की संभावनाएं कम नजर आ रही हैं रमाकांत जी को। उन्होंने कहा है कि चूंकि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी दोनों एनडीए में हैं और दोनों ही दलित राजनीति करते हैं, इसीलिए दलितों को लेकर
उनको ज्यादा चिंता नहीं है। सवाल यह है कि अगर ओबीसी और ईबीसी में से सिलेक्शन करना है तो फिर ईबीसी में से कौन सा नाम आपकी नजर में बढ़कर आ रहा है? ओबीसी में तो सम्राट चौधरी सबसे आगे दौड़ रहा है। नहीं, सम्राट चौधरी निसंदेह आगे हैं, लेकिन अभी आपको चीफ मिनिस्टर का जो पद तय होगा या जो फैसला लिया जाएगा, बीजेपी हमें नहीं लग रहा है कि बिहार में कोई नया एक्सपेरिमेंट करने जा रही है। जैसे ये हुआ कि जैसे अभी वोट जो चल रहा है, जो वोट बैंक है ईबीसी ओबीसी का, ये सब चंक है, वो समीकरण को ये गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं। हमें नहीं लग रहा है कि बीजेपी कोई रिस्क लेगी कोई ईबीसी कैंडिडेट को खड़ा करके या दलित कैंडिडेट को। जैसा चंदन जी ने कहा, दलित कैंडिडेट बीजेपी के पास है और ये सामाजिक समीकरण के साथ कोई छेड़छाड़ बीजेपी नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है, और उस वोट बैंक को कंटिन्यू करेगी। ये जहां तक आप कह रहे हैं कि जैसी चर्चा हुई कि बीजेपी तय करेंगे मुख्यमंत्री, वो मुझे लगता नहीं है। यह है कि बीजेपी का जो मीटिंग होगी कोर कमेटी की, हमेशा बीजेपी में ऐसा रहा है कि कोई एक आदमी अनाउंस नहीं कर सकता है कि ये मुख्यमंत्री होगा, या तो उसके बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की कमेटी होगी, जो नाम ईबीसी ओबीसी या दलित या महिलाओं की, जैसे रमा निषाद की, रेणु देवी की, धर्मशिला गुप्ता की, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि महिला भी मुख्यमंत्री हो सकती हैं। तो ये सब चीजों पे गहन चिंतन मनन किया जाएगा और जो निष्कर्ष उभर के आएगा, जो कैंडिडेट का नाम फिल्टर्ड करके सामने आएगा, उस पे निसंदेह बीजेपी का लीडरशिप, जो आला कमान है, वो मुख्यमंत्री से डिस्कस करेंगे कि ये जो हैं हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे, उस पे नीतीश कुमार की सहमति लेगी। लेकिन नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि उनके इच्छा से होगा, ये हम नहीं मानने को तैयार हैं। बीजेपी तय करेगी, उस पे नीतीश कुमार के साथ विचार विमर्श होगा और नीतीश कुमार जो नाम सुझाएंगे वो मुख्यमंत्री होगा। रही बात लेकिन मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है नीतीश कुमार जी का, जब वो राजद वाला जो गठबंधन था, महागठबंधन, उससे इतर जब निकल कर आए थे और दोबारा से एनडीए में आए, तो उन्होंने कहा था कि एनडीए के साथ मुझे सरकार चलाने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। उनको अपना काम पता है, उनको अपनी लिमिट पता है, मुझे अपना काम पता है, मुझे अपनी लिमिट पता है। शायद ये फॉर्मूला बीजेपी और जेडीयू की जो सामंजस्य है उसको भी दिखाता है। फिर जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगा तो इंटरव्यू जेडीयू का क्यों लेगी? नहीं, मेरा ये है कि नीतीश कुमार हमेशा अपना वोट बैंक देखेंगे और नीतीश कुमार हमेशा देखे कि वो बीजेपी के साथ हमेशा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगी। और हमेशा जब एनडीए का शासन रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो आप ये देख लेंगे कि बीजेपी के कामों में राजनीतिक हस्तक्षेप नीतीश कुमार का कभी नहीं रहा। एक दौर चला था जिस समय वो सुशील मोदी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते थे। उस वक्त सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन नहीं पा रहे थे, तो केवल उस मामले में मुख्यमंत्री ने इंटरवीन किया था कि सुशील मोदी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए ताकि वो काम सुचारू ढंग से चले। तो नीतीश कुमार 20 वर्षों तक राज किए हैं, महागठबंधन में भी रहे हैं, तो महागठबंधन के घटक दलों में इंटरफेयर नहीं किए। वो अपने कुनबा को लेके चलते हैं और दूसरी पार्टी का जो क्रियाकलाप है वो हमेशा ये कहें, आज भी कहें, दिल्ली में आप बात हो रही थी तो नीतीश कुमार कहें कि आप तो मैं इस्तीफा दूंगा, बाकी तय होगा जो मुख्यमंत्री होगा। तो कभी वो दबाव देने वाली राजनीति मैंने नहीं देखी है, दबाव लेने वाली राजनीति नहीं देखी है। लेकिन बन बिहारी जी, के लाल जी की बहुत अच्छी बात, जो चीज टूटी नहीं है उसको जोड़ना क्यों? जब सब कुछ ठीक है, जीते हुए भी हैं, 202 विधायक हैं एनडीए के, सब कुछ तो ठीक नजर आ रहा है, तो जो समीकरण है लब कुश वाला, उसी को फाइनल क्यों नहीं कर लिया जाए? इस बार लब की भूमिका कुश वाली स्थिति में आ जाएगी, कुश वाली भूमिका लब वाले में चले जाएंगे, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आपस में चेंज कर ले। नहीं, ये समीकरण तो ठीक ही चल रहा है। इस पे यही वजह है कि सम्राट चौधरी। आ रहा हूं के लाल जी, आपके पास आ रहा हूं, एक बार बन बिहारी जी का रिएक्शन ले लूं। जी बन बिहारी जी, लेकिन एक सवाल अभी जो है बिहार के राजनीति के जो मानचित्र है उस पर एक सवाल खड़ा हो गया है
कि जब नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ा गया, 25 से 30 फिर से नीतीश, यह नारा लगाया गया एनडीए की तरफ से, तो ऐसी क्या बात हुई कि महज 6 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार को विदा करके वहां भाजपा अपना सीएम बैठा रही है। तो निश्चित तौर पे बिहार का जो सियासी जमीन है उस पर भाजपा पूरी तरह से बड़े भाई होने के लिए यह कदम उठा रही है। क्योंकि नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़ा गया, नीतीश कुमार 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारे लगाए गए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जा रहा है। अगर नीतीश कुमार जी को कुर्सी से हटाया जाता तो जितने सहज नीतीश कुमार जी दिख रहे हैं आज भी दिल्ली में आने के बाद जो उनका स्टेटमेंट था उसमें कहीं आपको लग रहा है कि कोई टेंशन होगी, वो कोई चिंता में होंगे, किसी विषय पर सोच रहे होंगे? और आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी ने कभी दबाव की राजनीति की है? आ रहा हूं एक मिनट आपके पास ऋषि जी, पहले बन बिहारी जी से एक रिएक्शन। देखिए राजनीति में अक्सर जो होता है वह चेहरे पर नहीं दिखता है। 3 दशक से राजनीति हम भी देख रहे हैं। अब नीतीश कुमार के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, वे विपक्ष में बैठने की जोखिम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर सत्ता में ही रहे, उनके पुत्र भी राजनीति में आ गए हैं, सत्ता पक्ष में रहेंगे तो कुछ बढ़िया कर दिखाने का मौका मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वे भाजपा के साथ अब विवाद क्यों क्रिएट करते हैं? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की कुर्सी बेहद स्वेच्छा से उन्होंने नहीं छोड़ा होगा। यह बड़ा बहस का विषय है, इस पर अलग बहस हो सकती है, लेकिन अभी सवाल है बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो होम डिपार्टमेंट कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के समय से बिहार में, मतलब बिंदेश्वर दुबे, भागवत आजाद के समय से बिहार में होम डिपार्टमेंट सीएम ही अपने पास रखा करते थे। पहली बार ऐसा हुआ 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद कि गृह विभाग किसी अन्य कैबिनेट मंत्री को दिया गया। सम्राट चौधरी गृह विभाग के मंत्री और बिहार के एक पहले उप मुख्यमंत्री बने। तो उसके बाद से एक लगभग गृह विभाग मिलने का मतलब यह कयास लगने लगा कि फ्यूचर में सम्राट ही भाजपा के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो घड़ी आने की कल्पना लोग 5 साल बाद कर रहे थे, 3 साल बाद कर रहे थे, वह 6 माह से पहले आ गई। तो ऐसे में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री, अगर होम डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो निश्चित तौर पे होम डिपार्टमेंट भी उनके पास नहीं रहेगा, मतलब सम्राट चौधरी का डिमोशन होगा। तो सम्राट चौधरी, जिसको पिछले 5 वर्षों से लगातार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व प्रमोट करते आ रहा है, तो अचानक से अभी ऐसी परिस्थिति में उनको डिमोट करने का प्रयास नहीं करेगी, क्योंकि सीएम बनेंगे तभी होम रहेगा और सीएम नहीं बनेंगे तो होम भी उनके पास नहीं रहेगा। तो इस स्थिति को देखते हुए सबसे पहले तो यह अंदाज लगता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे। रहा सवाल दूसरी महत्वपूर्ण बात की कि नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है, ईबीसी वोट बैंक, मतलब नीतीश कुमार के अपने स्वजातीय वोटरों से पृथक एक ईबीसी वोट बैंक, जिसको 2005 में सत्ता संभालने के बाद 2010 तक नीतीश कुमार ने अपने पॉलिटिकल पिच के लिए तैयार किया, वह भाजपा के साथ सदैव सुरक्षित रहे और 2030 के विधानसभा या 2029 को लोकसभा में वह वोट बैंक खराब नहीं आया। 2020 और 2014 लोकसभा चुनाव, इन दोनों चुनावों को छोड़कर मुझे ऐसा कोई चुनाव नजर नहीं आया जहां नीतीश कुमार के साथ दलित खड़ा ना हो, महिला खड़ी ना हो, ओबीसी खड़ा ना हो, ईबीसी खड़ा ना हो और सवर्ण के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय नीतीश कुमार के। तो हम सिर्फ नीतीश कुमार को ईबीसी वोट बैंक का नेता कैसे कह सकते हैं? नहीं, नीतीश कुमार 2015 में जब लालू यादव के साथ चुनाव लड़े थे आरजेडी के साथ, तो सवर्णों का वोट उनको नहीं मिला था, वैसे वोटरों का वोट नहीं मिला था। हाँ, वही मैं कह रहा हूं, 14, 15 और 20। नहीं, वो वोट भाजपा की वजह से मिलते हैं। और 2025 में चिराग पासवान के साथ आने से जो प्रतिशत वोट के बढ़ गए, उस वजह से इतनी बड़ी बहुमत आ सकी। नहीं तो 2020 में चिराग पासवान साथ नहीं थे, तो आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या थी। तो चिराग पासवान, भाजपा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार, सबका मिला जुला पूरा वोट है। ऋषि जी कुछ कहना चाह रहे थे अपनी बात को, उसमें मेरा एक सवाल भी ऐड कर लीजिएगा। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मेल सीएम को लेकर फीमेल सीएम की भी कोई संभावना है? बिल्कुल है, और उसमें सबसे प्रबल दावेदार धर्मशिला गुप्ता हैं, जो दरभंगा से बिलोंग करती हैं, ईबीसी समाज से हैं, जिसके चर्चा अरुण मेहता जी शायद कर रहे थे। मैं एक चीज पहले आपको क्लियर कर दूं, देखिए विधानसभा चुनाव में जाने से पहले ही बीजेपी जेडीयू में अंडरस्टैंडिंग बन गई थी।
खासकर नीतीश कुमार और जो बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि चुनाव के बाद जो पहला राज्यसभा का जो टर्म आएगा, राज्यसभा का इलेक्शन होगा, उसमें नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चले जाएंगे और मुख्यमंत्री का जो पद है वो बीजेपी कोटे में चली जाएगी। तो ये जो म्यूचुअल जो ट्रांसफर ऑफ पावर आप देख रहे हैं, एक इसका अंडरस्टैंडिंग दोनों जो बड़े घटक हैं उसमें पहले ही हो चुका था। ये इसमें कोई बहुत अचरज की चीज नहीं है। जहां तक महिला सीएम की बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए ये हो सकता है कि आधी आबादी प्लस ईबीसी एक साथ कई निशाने साधे जा सकते हैं यदि किसी ईबीसी समाज से आने वाली महिला को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, चाहे उसमें रामा निषाद हो या धर्मशिला गुप्ता हो। एक और बात क्लियर कर दूं, अभय गिरी दलित नहीं है, वो ईबीसी समाज से है। जहां तक दलित की बात है, मैं आपको बता दूं, दलित कोई भी मुख्यमंत्री बीजेपी बनाती है तो आप बिहार के साथ साथ बगल के जो राज्य है उत्तर प्रदेश को भी साध सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव कुछ दिनों में वहां वोटिंग होगी, वहां भी आप 17, 18, 19% दलित समाज का वोट है। और सबसे बड़ा फायदा आपको पंजाब में होगा। और आप देखिए 17, 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। तो बीजेपी प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बीजेपी को नीतीश कुमार ने एक तरह से फ्री हैंड दे दिया है। यदि कल प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात नहीं होती है या अमित शाह से मुलाकात नहीं होती है तो कहीं ना कहीं इसका ये मैसेज है। और 14 तारीख को ये बैठक हो रहा है, अम्बेडकर जयंती के दिन का ये बैठक हो रहा है। और अम्बेडकर जयंती के दिन क्या आप किसी अन्य समाज से आने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहां तक सम्राट चौधरी की बात है तो सम्राट चौधरी को अमित शाह का पसंद बताया जा रहा है, लेकिन संघ का एक बड़ा जो धड़ा है सम्राट चौधरी को लेकर तैयार नहीं है, क्योंकि वो राजद के प्रयोगशाला से आते हैं। कई बैगेज, जो निगेटिव बैगेज उनके साथ है, चाहे वो उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो या राजद के समय में कई ऐसे घटना हुए जिसमें उनका नाम आया। तो ये कहीं ना कहीं समस्या है सम्राट चौधरी का। लेकिन सम्राट चौधरी का जो ताकत है, लवकुश बड़ा चंक से एक सामाजिक जो चंक है, उनके कारण जो है बीजेपी के साथ एड ऑन होगा। लेकिन संघ का उनको लेकर कितना मतलब पॉजिटिव है संघ, ये भी देखना होगा। जो कल के बैठक में आपको निकल के आएंगे वो उसमें पता चलेगा। जी ठीक, दिवाकर जी, दो महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। एक तो दलित समाज से बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, हालांकि रमाकांत जी ने ये भी बताया था कि ईबीसी समाज से भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। तो ईबीसी का कैटेगराइज नहीं है जी, बिहार का अलावा ईबीसी का कहाँ कैटेगराइज करते हैं? तो बिहार में ओबीसी ईबीसी है, बिहार के बाहर कहाँ है ईबीसी का कोई कैटेगराइज हुआ है क्या? दिवाकर जी, दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं है, एक तो पहली बात। दूसरा, 14 तारीख, चूंकि बीजेपी तारीख चयन करने में बहुत सतर्कता बरतती है और एक मैसेज देने में उसको महारत हासिल है। तो 14 तारीख अंबेडकर जयंती के दिन अगर मुख्यमंत्री का ऐलान हो रहा है, उसी दिन खरमास भी खत्म हो रहा है, लेकिन खरमास सुबह 11 बजे से पहले खत्म हो जाएगा। 11 बजे के बाद अगर मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने करती है बीजेपी, तो फिर मैसेज किया जाएगा अगर वो दलित नहीं है तो? ये भी तो सोचेगी बीजेपी। देखिए, बिहार में मैंने पहले भी बताया कि बिहार में जो राजनीति होती है वो 63% को ध्यान में रखकर होती है। बिहार के आप मुख्यमंत्रियों की फहरिस्त आप उठाएं, अभी तक जो है दलित वर्ग से जो भी मुख्यमंत्री हुए हैं उसमें 3 ही नाम है। भोला पासवान शास्त्री को कभी भी 5 साल पूरा करने का मौका नहीं मिला। राम सुंदर दास जी भी मुख्यमंत्री बने, 5 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा नहीं किया। अगर जीतन राम मांझी की भी बात करें तो जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया और फिर उसके बाद जो है आप देखिए नीतीश कुमार चुनाव में भी गए। तो अगर उन्होंने महादलित समाज से किसी को मुख्यमंत्री बनाया तो उसका रिएक्शन होना चाहिए था। आप देखिए दलित वोट बैंक के चंक को समझिए, 19% की आबादी करीब करीब दलित वोट बैंक की है और उसमें 5.5% रविदास समाज के लोग हैं और 5.5% ही पासवान समाज के लोग हैं। ये कास्ट सेंसस की रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ। 5.31% जो है पासवान का है और रविदास समाज का 5.27 के आसपास है और 2.87 या 89% जो है वो मुसहर समाज का है, जिस वर्ग से जो है जीतन राम मांझी आते हैं। तो एक बड़ा चंक जो है 3 जो है नेताओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो
3 नेता अगर एनडीए में हैं तो उस वोट बैंक के दरकने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तीनों समाज से आने वाले जो चेहरे हैं, रविदास समाज से भी कई नेता जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो क्षेत्रीय स्तर पे जुड़े हुए हैं। जगजीवन राम के बाद रविदास समाज का कोई भी पैन बिहार लीडर नहीं हुआ, वो क्षेत्रवार जो है बट गया है। तो उस समाज के कई लोग जो है जुड़े हुए हैं। उसमें जनक राम का भी जिक्र होता है और हम लोग जब नाम चला रहे हैं तो उनका भी जिक्र आ रहा है। ईबीसी से अगर बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को छोड़कर ईबीसी समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। लेकिन ईबीसी समाज के साथ विडंबना ये है कि 112 जातियों का ये वर्ग है और इसमें किसी भी जाति का 3% भी वोट बैंक नहीं है। 2.5%, मैक्सिमम 2.5% या 2.25% यही वोट बैंक है। तो अब इसमें देखने वाली बात है कि बीजेपी कोई चंक उठाएगी। आप मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि नीतीश कुमार ने जब एमवाई से मुकाबला करना था तो उन्होंने किस तरीके की अपनी राजनीतिक धरातल तैयार की। उसमें उन्होंने सबसे पहले यादवों के मुकाबले 10 से 11% का लौ कुश का ब्लॉक तैयार किया, जिसमें 4 जातियों का समूह है। उसमें कुर्मी है और उसकी उपजाति धानुक है, कोयरी है, उसकी उपजाति दांगी है। तो 4 जातियों के समूह से उन्होंने काउंटर किया यादव समाज का। फिर उसके बाद जो है पिछड़ा वोट बैंक जो लालू प्रसाद के साथ खड़ा था, उसमें उन्होंने डिवाइड करके ईबीसी बनाया। और जो दलित के सबसे बड़े नेता बिहार के रामविलास पासवान हुआ करते थे, उनको छोड़ के 22 दलित जातियां हुआ करती थी, उसमें 21 जातियों को महादलित बनाया और ये सारे वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ हो गए। अति पिछड़ों के लिए कर्पूरी ठाकुर ने भी किसी जमाने में काम किया था और उसी के बाद उन्हीं के रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद जो है मंडल कमीशन का गठन हुआ और पूरे देश में पिछड़ों को जो है आरक्षण मिला। बिहार में ही केवल ईबीसी का कैटेगराइजेशन है। अभी रोहिणी कमीशन भी आया है, उस पर हालांकि बहुत कुछ काम होना बाकी है। तो नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक पर अपनी मुहर लगाई और नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को कैसे जोड़ के रखा। उन्होंने अपने पार्टी में जगह दी, उन्होंने विधान परिषद में जगह दी, उन्होंने विधानसभा में जगह दी, उन्होंने संसद में जगह दी, उन्होंने मंत्री परिषद में जगह दी, उन्होंने बोर्ड में जगह दी, उन्होंने आयोग में जगह दी। यानी कि उनके जितने स्टेक थे उनको अपने साथ जोड़ा और कहिए कि उन्होंने सरकारी नौकरियों में उनको आगे बढ़ाया। महादलितों को कैसे जोड़ा? महादलितों को इसी तरीके से, जिस तरीके से ईबीसी को उसी पैटर्न पे महादलितों को भी जोड़ा। सरकारी नौकरियों में उनको आगे बढ़ाया, उनको जो है विधानसभा में जगह दी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पार्टी में दी, विधान परिषद में जगह दिया। तो ईबीसी और महादलित किस तरीके से जुड़ा, इस पैटर्न को आप समझिए। और नरेंद्र मोदी का जब राष्ट्रीय फलक पे उदय हुआ तो नरेंद्र मोदी ने डीबीटी योजनाओं के जरिए ईबीसी और महादलित के लोगों को, महादलित तो केवल यही टर्म है और रामविलास पासवान जब आए तो पूरे जो है लोग दलित वर्ग में आ गए। तो महादलित अब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, अनुसूचित जाति का कॉन्सेप्ट है। तो नरेंद्र मोदी ने भी डीबीटी योजनाओं के जरिए उनको जोड़ा। तो ये जो संयोजन होता है ना, नीतीश कुमार का संयोजन, नरेंद्र मोदी का संयोजन, रामविलास पासवान का संयोजन या चिराग पासवान का संयोजन होगा या ईबीसी से होगा? अगर संक्षेप मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी सामाजिक समीकरण और जातीय आंकड़ों को ध्यान में रखकर ही मुख्यमंत्री बनाएगी। या तो मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से होगा या ईबीसी समाज से होगा। ठीक, अब मैं जा रहा हूं रमाकांत जी के पास। अगर महिला होती है तो आधी आबादी को भी साधने का एक जो है लक्ष्य बीजेपी को साधित होगा। महिला आरक्षण विधेयक लागू किया गया है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जा रही है, यह भी संयोग की बात है। और मुख्यमंत्री को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, यह भी संयोग की बात है। तो फिर अगर अंबेडकर जयंती से हम मैसेज निकाल रहे हैं कि अगर उस दिन ऐलान हो जाता है, हो सकता है कि 14 को ना हो, 15 को करें, अंबेडकर जयंती वाले दिन ना करें, लेकिन जो अभी संसद में जो विधेयक पेश किया गया है महिलाओं को आरक्षण देने वाला, इससे तो मैसेज ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री चली जाए। रमाकांत जी बिल्कुल। मैंने इसके पहले भी डिबेट में मैंने कहा था कि अगर भाजपा जातीय समीकरण से इतर काम करती है तो वो महिला से किसी को मुख्यमंत्री बना सकती है और उसको बनाने के बाद एक तीर से वो 2 निशाना साध सकती है। अगर रमा निषाद को बनाएगी तो बनाती है बीजेपी, तो ईबीसी और महिला आधी आबादी। श्रेयसी सिंह को बनाते हैं तो ईबीसी और सवर्ण, और अगर धमशीला गुप्ता को बनाते हैं तो फिर ईबीसी और महिला।
तो ये एक हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि वहां बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या सोच रहे हैं, क्या इस बात पर भी वो सोच रहे हैं कि जो हमारा सबसे पुराना जो वोट बैंक संघ के समय से जुड़ा हुआ है, हमको उसकी कद्र करनी चाहिए, या नए समीकरण के साथ जाना चाहिए, या हमें आगामी 2030 को चुनाव को देखते हुए लवकुश के साथ जाना चाहिए, या फिर हमको विपक्ष बनाए रखने के लिए एमवाई से, यादव समाज से कोई किसी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये निर्भर करता है कि वहां का नेतृत्व किस थ्योरी पर काम कर रहा है। क्योंकि मोहन यादव जी का बनना उतना प्रभाव नहीं डाल पाया है, और ऐसा माना जाता है कि अगर बिहार में ऐसा बनाया जाएगा तो शायद यादवों को यह विश्वास हो कि बीजेपी जो है, हम बीजेपी पर हम भरोसा कर सकते हैं। और नित्यानंद राय जी की तरफ इशारा है आपका? बंगाल में भी सर नित्यानंद राय जी की तरफ इशारा है जी। मैं नित्यानंद राय जी की तरफ भी इशारा है, और नए जुड़े हुए रामकृपाल यादव जी का भी चर्चा सुन रहे हैं कि वो चूंकि बहुत पब्लिकली माने जाते हैं, सबसे मिलते जुलते रहते हैं और डाउन टू अर्थ हैं, इसलिए एक नाम ये भी हो सकता है, क्योंकि नित्यानंद राय जी को 2015 में मौका दिया गया था, तो हो सकता है कोई नया नाम भी हो, तो उसमें रामकृपाल यादव जी भी हो सकते हैं। जी अरुण जी, इस पॉइंट पर आपका टेक क्या है? देखिए, रमाकांत जी और दिवाकर जी जो कह रहे हैं, बाकी पहले वाले जो बातें कही उससे मैं सहमत हूं, लेकिन यादव चेहरे को लेकर के जहां तक बात है, हाल के घटनाक्रम को आप देखिए, जो पॉलिटिकल चीजें हुआ है, नंदकिशोर यादव को राज्यपाल बना दिया गया, तो यादव कोटे से वो आ गए, फिर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का वैश्य समाज से बना दिया गया, तो ये दोनों जो कास्ट है उसको बीजेपी ने साथ लिया है। अब बचा है लवकुश, जो मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव लड़े हैं, लवकुश का नेतृत्व शुरुआत से रहा है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव है इसके ठीक बाद। बिहार से सटा हुआ राज्य है वो, और पश्चिम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां जो कुशवाहा का वोट समीकरण का बहुत मीनिंग है, यहाँ के कल्चर, यहाँ का जो रहन सहन उसका बहुत ज्यादा मिलता जुलता स्वरूप है वहाँ, तो इसका बड़ा असर वहां भी देखा जा सकता है। तो इसको लेकर के पिछले बार के डिबेट में भी हम लोगों ने कहा था कि यूपी आगे में है और भाजपा पहले से ही अगले राज्य के चुनाव की तैयारी करती है। तो एक तो नीतीश कुमार का पसंद, और दूसरा यूपी एक बड़ा राज्य जिसका चुनाव, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ के मुख्यमंत्री का, इन दोनों पहलू को जोड़ करके अगर देखा जाए तो मुझे ये कहीं भी, लेकिन अरुण जी, अगर उत्तर प्रदेश अगर बीजेपी के हाथ में ना होता, और यहाँ का मॉडल अगर चर्चा का विषय ना होता, और यहाँ के मुख्यमंत्री से को अगर बतौर मुख्यमंत्री एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत ना करती बीजेपी, तब तो हम इस पर चर्चा कर सकते थे। योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक मॉडल है, और उनके मॉडल को तमाम प्रदेश में कॉपी किया जा रहा है, तो उनको जरूरत क्या है फिर इसकी? वो तो लॉ एंड ऑर्डर पर लड़ ही रहे ना। देखिए, मॉडल है, लेकिन उसके साथ में जातीय समीकरण एक बड़ा मसला होता है चुनाव के समय में, जिसको साथ करके हर पार्टियां चलती है। रही बात उसको, तो उसको लेकर के मेरी संभावना ये लगता है कि इस पर विचार जरूर होगा और इसको जरूर सोचेगी। दूसरा जो बात कहा है उन्होंने कि कोई महिला हो सकती है, ये हो सकता है कुछ नया अगर करना हो तो यही हो सकता है, कोई महिला का नाम है, लेकिन उसकी संभावनाएं बहुत कम दिखती है। जो शुरुआत से कहा है कि अभी डिबेट में कोई कह रहे थे कि जो होम मिनिस्ट्री है शुरुआत से जो मुख्यमंत्री ने सम्राट को दे रखा है, और पार्टी शुरुआत से प्रयोग के तौर पर देख रही है कि जो बिहार का एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको कौन देख पा रहा है, और वैसा चेहरा चाहिए भी, क्योंकि जिस तरह के लॉ एंड ऑर्डर है, नीतीश कुमार की लेगेसी है, कास्ट समीकरण है, इन सब को जोड़ करके देखिए तो मुख्यमंत्री का नाम आपको साफ साफ दिखेगा। मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई नया प्रयोग होना है, और नीतीश कुमार की पसंद ये आखिरी मोहर होगा मुख्यमंत्री के नाम पर। ये सब लोग जानते हैं, आसान चीज तो है नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुरुआत से ही जब से वो सत्ता में आए हैं तब से अब तक घटक दल बदले हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे, वो सबने देखा है। और अब जब वो जा रहे हैं, उनकी विदाई हो रही है, तो उनके पसंद का मुख्यमंत्री होगा, ये तय है, और ऐसा हमें लगता है कि इससे अलग कुछ नहीं होगा। बन बिहारी जी, अगर सम्राट चौधरी या लवकुश समीकरण को ही ध्यान में रखकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री अपना चुना, तो फिर बीजेपी की जो एक चौंकाने वाली आदत के सब दीवाने रहे हैं या जिसका जिक्र होता है, तो फिर वो आदत कहां नजर आएगी? कुछ तो बीजेपी चौंकाएगी ना।
बनबिहारी जी, बनबिहारी जी, आवाज मिल रही मेरी आप तक? जी जी, अब आ रही है आवाज। मेरा सवाल यह है कि अगर लवकुश समीकरण और सम्राट चौधरी की बात लगातार अगर बीजेपी उस फॉर्मूले को अपनाती है तो फिर बीजेपी चौंकाएगी कहां? बीजेपी चौंकाने के लिए भी तो जानी जाती है। बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में पहले ही नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर चौंका चुकी है। इसलिए इस बात की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है कि बार बार बीजेपी चौंकाने वाला ही काम करेगी। यह माना जा सकता है बीजेपी के संविधान में ऐसा कहा है कि हम एक ही बार चौंकाएंगे, हम 2 बार नहीं चौंका सकते। नहीं, बार बार चौंकाएगी क्यों? जब दिख रहा है, जो दिख रहा है महज 2-3 दिन की बात है, सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे अधिक अभी भी संभावना अगर किसी के मुख्यमंत्री बनने की जताई जा रही है तो वर्तमान गृह मंत्री सम्राट चौधरी की है। अगर सीएम नहीं बनाना होता तो उनको नीतीश कुमार से लेकर होम डिपार्टमेंट शायद बीजेपी नहीं देती। नहीं, वो तो इसलिए भी दिया गया हो सकता है ना कि क्योंकि कंफर्टेबल थे दोनों। इससे पहले भी वो डिप्टी सीएम रहे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार बहुत ज्यादा फेरबदल कहां करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कंफर्टेबल है दोनों, सरकार चलाना आसान है, 6 महीने सरकार चलानी है, जो भी उनकी प्लानिंग रही होगी। आप गृह मंत्री है तो आप गृह मंत्रालय भी रख लीजिए, आप डिप्टी सीएम है तो आप गृह मंत्रालय भी रख लीजिए। नहीं, चलिए ये इस थ्योरी को मान भी लेते हैं। तब भी अगर बिहार में जातीय समीकरण और राजनीतिक जनाधार को देखा जाए तो वर्तमान में लवकुश समीकरण एनडीए के लिए बहुत आवश्यक है। एक तरफ नीतीश कुमार की कुर्सी से विदाई की जा रही है, दूसरी तरफ उस कुर्सी पे उस समीकरण के तहत किसी और को नहीं बैठाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में पूरा वोट, अच्छा चलिए मान लेते हैं कि कोई दलित मुख्यमंत्री चुन लिया गया, तो क्या लव और कुश बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जेडीयू को वोट नहीं देंगे? अगर मान लीजिए कि अभी इस समय लवकुश समीकरण की हम बात लगातार कर रहे हैं, क्या सवर्ण इस समय जेडीयू और बीजेपी को वोट नहीं करते? उनके पास विकल्प क्या है? देखिए, राजनीति में विकल्प अस्थायी नहीं होता, विकल्प ढूंढ लिया जाता है। बिहार के जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है कि अति पिछड़ा को या अत्यंत पिछड़ा को छोड़कर सवर्ण या दलित से मुख्यमंत्री बनाने का फैसला भाजपा नहीं ले सकती। ठीक, मैं जा रहा हूं दिवाकर जी की तरफ जा रहा हूं। दिवाकर जी, चूंकि आपने लगातार बताया कि कौन कौन किस किस जाति के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक मुस्लिम मुख्यमंत्री भी रहे, अब्दुल गफूर साहब एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे। देखिए, मुस्लिम मुख्यमंत्री पर तो कोई बीजेपी प्रयोग नहीं करने जा रही है। हाँ। मुझे जहां तक लगता है कि मुस्लिम मुख्यमंत्री पर बीजेपी कोई प्रयोग नहीं करने जा रही है। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जो बीजेपी की रही है, बीजेपी स्टेक उन्हीं वर्गों पर लगाएगी, उन्हीं जाति समूहों पर लगाएगी जहां से उसको समर्थन मिलता रहा है और लगातार उसकी पॉलिटिक्स उसके इर्द गिर्द रहती है। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में तो कोई गुंजाइश नहीं है कि मुस्लिम समाज से कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए। ऋषि जी, आप शाहनवाज हुसैन का नाम लेना चाहते हैं। शाहनवाज हुसैन कहीं से लाइन में नहीं है, कहीं से लाइन में नहीं है शाहनवाज हुसैन। हालांकि वो खुद कह चुके हैं। बिल्कुल, एक बात बिल्कुल ये सही है कि सम्राट चौधरी जब आज एयरपोर्ट पे गए तो जो उनका जो प्रोटोकॉल था उस मतलब भाव भंगिमा से तो ये लग रहा है कि वो सीएम इन वेटिंग में सबसे प्रबल दावेदार हैं। लेकिन एक बात ये भी सही है दिवाकर जी का कि संघ का पहला पसंद ईबीसी है। संघ का जो है कि ईबीसी समाज से आने वाले किसी व्यक्ति को जिम्मेवारी दिया जाए। सम्राट चौधरी को लेकर संघ का इफ एंड बट है, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए पॉजिटिव ये है कि उनको अमित शाह पसंद करते हैं और अमित शाह के कारण ही जो तमाम जो आपने डेवलपमेंट देखा, गृह विभाग से लेके डिप्टी सीएम में भी वो नंबर 1 डिप्टी सीएम थे, विजय सिन्हा नंबर 2 थे। तो ये तमाम जो बैकअप है वो सम्राट चौधरी का ड्यू टू अमित शाह है। अब कल मतलब कितना अमित शाह जोर लगाते हैं सम्राट चौधरी के लिए, ये देखने वाली बात है। जहां तक यादव समाज का है तो यादव समाज आज भी लालू यादव यानी राजद के साथ उतने ही मजबूती से बने हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि वहां बीजेपी। ऋषि जी, चूंकि मेरे पास समय कम है, सबसे एक कमेंट ले लेते। रमाकांत जी जल्दी से आ रहा हूं, दिवाकर जी लेता हूं आपका कमेंट।
जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी जी अगर मुख्यमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं तो इसका केवल एकमात्र कारण कुशवाहा नहीं है, बल्कि उसका कारण है उनका अपना परफॉर्मेंस जो गृह मंत्री के रूप में किया, उनका विधायकों का बिखराव रखा चयन के राज्यसभा के समय। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अगर ये देखा जाएगा तो कुशवाहा तो हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं, मौर्य खुद उत्तर प्रदेश में हैं, इसलिए उनका चयन या रेस में आगे हैं तो उनका परफॉर्मेंस है, जो ड्यूटी दिया गया उन्हें उसको उन्होंने बखूबी पूरा किया है, इसलिए जाति से हट करके उनका नाम रेस में चल रहा है जी। और ये भी बात सही है कि हरियाणा में अगर कुशवाहा समाज या मौर्य समाज की वोट परसेंटेज देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद वहां पर उनको मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया गया था। अरुण जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट। तीन मौर्य नहीं, देखिए चर्चाएं शुरुआत से ही मैं कह रहा हूं कि बहुत कुछ सोचना है और आगे का चुनाव है, इन सब को लेकर के। और बिहार एक तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है और उसके बदलाव को बीजेपी को आगे दिखाना है कि हम आए सत्ता में तो हमने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर अच्छा रहा। इन सब को लेकर के मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि शुरुआत से ही बीजेपी इस पर काम कर रही है और इसीलिए गृह विभाग उनको दिया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव होगा और सम्राट जी का नाम अनाउंस होना ही है, मुझे लगता है ऐसा। के लाल जी, मेरा तो मानना है कि जैसे अभी जो समीकरण है उसमें बीजेपी कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी, क्योंकि आप देखें लवकुश समीकरण के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा गया, उसमें एनडीए को सफलता मिली, फिर जो है विधानसभा चुनाव लड़ा, इतनी भारी बहुमत मिली। तो हमें नहीं लगता है कि बीजेपी का नेतृत्व ये जो बहुमत जिस वोट बैंक की मदद से मिला उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। और हमें लग रहा है कि सम्राट चौधरी फ्रंट रनर है और उम्मीद है वही अगले बिहार के सम्राट होंगे। दिवाकर जी, जो टूटा नहीं जोड़े क्यों? मेरे पास तो एक कोई नाम नहीं है, मैं 3-4 नामों का जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, सम्राट चौधरी अगर आला नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व अगर चाहती है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना है तो संघ की कोई बाधा नहीं है। संघ की बाधा होती तो वो जब प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे थे, जब वो 2017 के बाद बीजेपी में आए, प्रदेश अध्यक्ष संगठन की सबसे बड़ी कुर्सी होती है प्रदेश अध्यक्ष की, तो वहीं रुकावट हो जाती। जब उनको विधानमंडल दल का नेता बनाया गया वहीं रोक लिया जाता, जब उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया वहीं रोक लिया जाता। जब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की सरकार में, बीजेपी, जेडीयू और अन्य एनडीए के घटक दलों की सरकार में सम्राट चौधरी को बीजेपी कोटे की नंबर 1 की कुर्सी यानी कि डिप्टी सीएम की कुर्सी दी जा रही थी, वहीं रोक लिया जाता। और देखिए, संघ जो है ना, बिहार में जो भी सामाजिक समीकरणों के आधार पे जितना बीजेपी में परिवर्तन हुआ है उतना संघ ने स्वीकार किया है। संघ के प्रचारकों की स्थिति देख लीजिए, संघ के पदाधिकारियों की स्थिति देख लीजिए। बीजेपी ने अपने सभी पदाधिकारियों को जातीय संतुलन और सामाजिक आधारों का ध्यान में रख के उन्होंने चयन किया है। अब रही बात कि मुख्यमंत्री के कौन कौन से उम्मीदवार रह सकते हैं, तो मैं सम्राट चौधरी को मानता हूं कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं ईबीसी वर्ग से जो है संजीव चौरसिया को मान सकता हूं कि वो भी एक पसंदीदा जो है आला कमान के हो सकते हैं चेहरे। और एक मैं किसी महिला का जिक्र करना चाहता हूं, उसमें रेणु देवी हो सकती हैं या रमा निषाद हो सकती हैं। यही मैं 3 कैटेगरी में जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे मैं देखना चाहता हूं। चूंकि मेरे पास समय कम है, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 14 तारीख को खरमास खत्म हो रहा है और शायद 14 तारीख को यह सवाल भी खत्म हो जाए कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, नई जिम्मेदारी बीजेपी किसे सौंपती है। इस पर सबकी नजर लगातार बनी हुई है।